वैसे भी काफी ज्यादा हो गया है। अभी जो आप लोगों ने वीडियो देखा है ना, इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाई गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 22 सितंबर 2022। तो गाइस आज है तारीख 22 सितंबर 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है भोगदोई रिवर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, जो GL10 है यानी ग्रीज्ड लाइटनिंग 10 ये न्यूज़ में होगा उस समय, तो बताना यह है कि आखिरकार ये GL10 किस चीज़ से रिलेटेड है या फिर ये GL10 आखिरकार क्या है। ऑप्शन ए बोलता है ये एक इलेक्ट्रिक प्लेन है जिसको यहाँ पर नासा ने टेस्ट किया है। ऑप्शन बी बोलता है सोलर पावर 2 सीटर एयरक्राफ्ट है जिसको जापान ने डिज़ाइन किया है। ऑप्शन सी बोलता है एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो कि चाइना के थ्रू लॉन्च की गई है। ऑप्शन डी बोलता है ये एक रीयूजेबल रॉकेट है जिसको इसरो ने डिज़ाइन किया है। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। तो आपने जो स्टार्टिंग में वीडियो देखा है ना, वो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ। इनफैक्ट आप देख पाओगे द हिंदू ने, फिर उसके बाद में इंडियन एक्सप्रेस ने और सारे के सारे न्यूज़पेपर्स जो है इस आर्टिकल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं शिखर धवन, उन्होंने भी यहाँ पर अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को शेयर किया। और डेफिनेटली यार ये जो वीडियो है ना काफ़ी निराशाजनक है और बहुत ज़्यादा दुख हुआ ये वीडियो देखकर कि किस प्रकार से कबड्डी प्लेयर्स को यहाँ पर खाना परोसा जा रहा है। ये जो वीडियो है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का है, जहाँ पर कबड्डी प्लेयर्स को एक टॉयलेट के अंदर जो फूड है वो सर्व किया गया। हालांकि हमारा फ्यूचर है, एक तरीके से इंडिया को आगे बहुत बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं, इंडिया को मेडल दिलाने वाले हैं, तो इस प्रकार का जो ये ट्रीटमेंट है ना, ये वाकई में काफ़ी दुखी देता है किसी भी इंसान को। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि यहाँ पर हुआ ये कि जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद जो उस क्षेत्र के खेल अधिकारी थे अनिमेश सक्सेना, इनको सस्पेंड भी कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सस्पेंड करना बनता था। और आप देख पाओगे यहाँ पर ये शिखर धवन का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देखने को मिलेगा, जहाँ पर इन्होंने इस वीडियो को शेयर भी किया था, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। बाकी आप लोगों को यहाँ पर अपने क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखने हैं इस वीडियो को देखते हुए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना। कल के वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया था, तो कल के वीडियो के नीचे आप लोग देख पाओगे कई सारे कमेंट देखने को मिलेंगे कि सर आपने आज कोई वीडियो शेयर नहीं किया है, वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना। अच्छा लगता था, बहुत कुछ जानने को मिलता था नया नया। तो देखो नया नया तो रोज़ाना जानने को मिलता है, कभी कभी होता है कि वीडियो शेयर नहीं कर पाता हूँ, तो फिर ऐसा नहीं है यहाँ पर कि
आप कह सकते हो कि डेली नहीं रहेगा, तो रोज़ाना तो यहाँ पर आपको मिल ही जाता है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो शेयर नहीं कर पाया कोई भी, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि आपके साथ में शेयर की जाए, ठीक है ना। चलो फिर अब यहाँ पर आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। आप लोग रशिया यूक्रेन का वॉर बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हो। 24 फरवरी के बाद से यहाँ पर रशिया यूक्रेन का वॉर लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। अब यहाँ पर देखो एक बहुत बड़ा अपडेट हो चुका है इस पूरे वॉर के अंदर। व्लादिमीर पुतिन का एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आ चुका है, और उस अनाउंसमेंट ने आप कह सकते हो दुनिया भर में काफ़ी सारी चिंता पैदा कर दी है। तो व्लादिमीर पुतिन अभी अपने बहुत सारे और भी ट्रूप्स को मोबिलाइज़ करने वाले हैं। मोबिलाइज़ करने के साथ साथ यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने एक न्यूक्लियर थ्रेट भी डायरेक्टली दे दिया है कि हाँ, न्यूक्लियर वेपन्स का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। और साथ ही साथ बोला है कि जो ये न्यूक्लियर थ्रेट है ना, ये कोई ब्लफ नहीं है, कोई मजाक नहीं है, इसको मजाक मत समझना। हालांकि यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन के इस स्टेटमेंट के बाद में जो यूक्रेन के लीडर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, है ना, तो ज़ेलेंस्की का भी यहाँ पर स्टेटमेंट आता है कि रशिया का यहाँ पर इस बात पे कोई बिलीव मत करना, व्लादिमीर पुतिन की इस बात पर कोई बिलीव मत करना, हम लोग को वेपन सप्लाई करते रहो। तो इस प्रकार के आर्टिकल भी आप लोगों को लगातार देखने को मिलेंगे। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने डायरेक्टली स्टेटमेंट में बोला है कि यह बिल्कुल भी मजाक नहीं है, और यहाँ पर डायरेक्टली एक न्यूक्लियर थ्रेट दिया गया है। अब वो न्यूक्लियर थ्रेट किस प्रकार से दिया गया है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहली बात आप देखोगे ना, कल के दिन व्लादिमीर पुतिन का एक स्टेटमेंट आता है। इन्होंने यहाँ पर बोला कि अभी हम लोग अपने और भी बहुत सारे ट्रूप्स को लेकर आने वाले हैं, यानी कि 3 लाख जो ट्रूप्स हैं ना, उनको यहाँ पर और भी एडअप किया जाएगा इस पूरे के पूरे वॉर के अंदर। और आपको पता होगा जैसा कि हमारे यहाँ पर संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ पर मेंशन है, आर्टिकल 51A के अंदर में। तो उन फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर एक ड्यूटी है, वो क्या है कि हम सभी की ड्यूटी है कि हमें अपने कंट्री को डिफेंड करना है। अच्छा, वो कौन से नंबर की ड्यूटी है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे ही आपको यहाँ पर रशिया में देखने को मिलेगा, लेकिन रशिया के अंदर इसको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रिजिड तरीके से ये देखने को मिलेगा। रशिया के अंदर यहाँ पर ये ही मेंशन कर रखा है, रशिया के यहाँ पर इनफैक्ट आप देख पाओगे हर एक सिटीज़न को ट्रेनिंग दी जाती है, इसकी मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है। और मिलिट्री की ट्रेनिंग देने के बाद में यही यहाँ पर सोचा जाता है कि आने वाले टाइम पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो रशिया के जो सिटीजन्स हैं वो बेसिकली यहाँ पर लाए जाएंगे और उनको बॉर्डर पर खड़ा किया जाएगा। वही सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। व्लादिमीर पुतिन का यहाँ पर स्टेटमेंट है कि लगभग 3 लाख, आप कह सकते हो 3 लाख जो भी ट्रूप्स हैं ना, इनको लेकर आने वाले हैं, बॉर्डर पर तैनात करने वाले हैं। और कौन से बॉर्डर पर तैनात करने वाले हैं, रशिया यूक्रेन के बॉर्डर पर। तो यहाँ पर जैसे कि आम सिटीजन्स होता है ना, उनको यहाँ पर उतारा जाएगा ताकि क्या किया जा सके, ताकि अपने कंट्री को डिफेंड किया जा सके, है ना। तो ये आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगा व्लादिमीर पुतिन का। हालांकि यहाँ पर ये जो मोबिलाइजेशन है, ये रशिया के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कुछ इस प्रकार का पहला मोबिलाइजेशन देखने को मिलेगा। उससे पहले हिटलर के टाइम पर भी एक मोबिलाइजेशन हुआ था, वो आपको पता होगा, जब रशिया ने बहुत सारे लोगों को, यानी कि अपने सिटीजन्स को यूएसएसआर को बचाने के लिए, यूएसएसआर को डिफेंड करने के लिए बॉर्डर पर खड़ा कर दिया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। देन उसके बाद यहाँ पर और क्या चीज़ें बताई गई हैं। पहली बात आपको समझना होगा ये न्यूक्लियर थ्रेट किस प्रकार से दी जा रही है। देखो आज के टाइम पर सिचुएशन ना थोड़ी सी बदल चुकी है। जो यूक्रेन है, यूक्रेन भी लगातार अपने आप को डिफेंड करता हुआ, या आपने स्टार्टिंग से देखा, यूक्रेन के पास में हथियार का जो एक सप्लाई है वो बढ़ता रहा, आता रहा, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ उनकी साइड से। तो यूक्रेन भी लगातार रशिया को टैकल करता हुआ आया है। और रिसेंटली आपको पता होगा व्लादिमीर जो ज़ेलेंस्की है, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, तो इनका एक स्टेटमेंट भी था कि हम जो भी हमारा एरिया रशिया ने कब्जाया है वो तो वापस लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ में जो क्रीमिया वाला रीजन है इसको भी वापस लेंगे। मैंने आपको पढ़ाया भी था, आपको याद होगा। तो क्रीमिया वाला रीजन ये आपको देखने को मिलेगा, ये यूक्रेन का ही हिस्सा है। लेकिन 2014 में, 2013 के लास्ट में, 2014 में भी आप लोग देख पाओगे कहीं पर मेंशन है। तो इस साल के अंदर क्या होता है, रशिया जो है इस पर्टिकुलर क्रीमिया वाले रीजन को हथिया लेता है। तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का, जो रशिया यूक्रेन के लीडर है बेसिकली आज के टाइम पर, तो उनका कहना यह है कि हम लोग आज के टाइम पर जितना भी एरिया रशिया ने कब्जाया है वो तो वापस लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ में जो ये क्रीमिया वाला हिस्सा है इसको भी वापस लेंगे। और ऐसा नदन वाले एरिया में देखने को मिला है, क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर इस वाले मैप को देखोगे, अगर मैं इस वाले मैप को जूम करूँ थोड़ा सा, तो आपको चीज़ें और क्रिस्टल क्लियर होंगी। ये तो पूरा का पूरा यूक्रेन का मैप हो गया जिसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको यूक्रेन का मैप देखने को मिलेगा। पीछे आपको रशिया देखने को मिलेगा। ये जो ऑरेंज कलर के पैचेस आपको दिख रहे हैं ना,
ये वो एरिया है जो कि रशिया ने आज के टाइम पर कब्जा रखा है, रशिया के अंडर में है, रशिया ने इसको कैप्चर कर रखा है। लेकिन ये जो हिस्से हैं ना, ये सब यूक्रेन का ही हिस्सा है। तो यूक्रेन का कहना यह है, ऐसे ही ऊपर भी देखने को मिला था, लेकिन वो सारे एरिया यूक्रेन ने वापस से रिकैप्चर कर लिया है। तो यूक्रेन चाहता है और यूक्रेन कह भी रहा है कि हम लोग इन एरियाज़ को वापस से रिकैप्चर कर लेंगे। तो इसके लिए अब यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने कल जो स्टेटमेंट दिए हैं वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए। अब यहाँ पर क्या होगा कि लोगों को उतारा जाएगा ताकि रशिया को डिफेंड किया जा सके। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जब आप लोग इस वाले एरिया को देखते हो, जो ये ऑरेंज कलर के पैचेस नज़र आ रहे हैं ना, ये कौन कौन से एरिया है। यहाँ पर ये लुहांस्क देखने को मिलेगा, दोनेत्स्क देखने को मिलेगा। और स्टार्टिंग मैंने आपको पढ़ाया भी था, एक वीडियो अपलोडेड है जहाँ पर मैंने थंबनेल भी लगा रखा है कि यूक्रेन 3 देशों में टूट चुका है। 50,000 लोग यहाँ पर उसको देख चुके हैं। तो बेसिकली उस समय में क्या हो रहा था, रशिया का स्टेटमेंट ये था कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि लुहांस्क हो गया, दोनेत्स्क हो गया, इन सब एरियाज़ को अलग अलग देश बना देंगे, अलग अलग देश बना देंगे। ये पहले यहाँ पर टारगेट रखा गया था। जैसे कि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर रेफरेंडम करवाया जाएगा और रेफरेंडम के बेसिस पर आप कह सकते हो कि ये अलग अलग देश बनवाए जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर रशिया का स्टेटमेंट था। लेकिन बाद में अब रशिया का कहना यह है कि हम इसको अलग देश ना बनाकर क्या करेंगे, इसको रशिया में ही इंक्लूड कर लेंगे, यानी रशिया में ही ऐड कर लेंगे। यानी एक रेफरेंडम करवाएंगे, वोटिंग करवाएंगे और उस वोटिंग के बेसिस पर लोग जो है वोट देंगे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रो रशियन लोग जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो वो लोग यहाँ पर वोटिंग देने वाले हैं और उसके बेसिस पर ये जो एरिया है ना, ये क्या होगा, रशिया के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, रशिया की कंट्री में इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर यूक्रेन आएगा भी इन एरिया को कब्जाने के लिए, तो फिर यहाँ पर ये बात रहेगी रशिया के देश के ऊपर, यानी रशिया के ऊपर यहाँ पर अटैक हो रहा होगा, जिसके रिस्पॉन्स में रशिया जो है ना, ये न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। ये बात यहाँ पर रशिया के थ्रू स्टेटमेंट के तौर पर दी गई है। आई होप आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। तो ये पूरा क्या है मुद्दा, क्या है पूरा का पूरा इशू, बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने समझा है। आई होप आपको एक एक बात क्लियर हुई है कि अभी तक क्या है सिचुएशन, क्यों यहाँ पर न्यूक्लियर थ्रेट दिया गया और इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर इसको भी डिटेल से समझ लिया है। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना है वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए होता है जो कि आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हो। तो 5K प्लस लाइक का टारगेट है जो कि आपको अचीव करवाना है। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 से भी रिलेट कर पाओगे और जीएस पेपर नंबर 2 से भी लिंक कर पाओगे। ये आर्टिकल बात करता है नक्सलिज्म के बारे में, मॉइस्ट के बारे में, नक्सलवाद क्या होता है, वो सारी बातें जानेंगे। एक आप कह सकते हो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था और जो अभी मेंस का एग्जामिनेशन हुआ है 2022 के अंदर भी यहाँ पर इस नक्सलिज्म को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमेशा से यहाँ पर एक फेवरेट टॉपिक रहा है, क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आपको मैंने एक कंटेंट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया था, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने 2022 वाला जो क्वेश्चन है जिन्होंने भी दिया है बहुत आराम से अटेम्प्ट किया होगा। चलो फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं और जानते हैं आखिरकार ये क्या है इशू। तो देखो, बिहार के अंदर आज के टाइम पर बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर नक्सलिज्म कम हुआ है। झारखंड के अंदर भी आपको बहुत सारे एरियाज़ देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो पहले भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहाँ पर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारे देश में ओवरऑल जो नक्सलवाद है वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। कितना कितना कम हुआ है, कहाँ पर कम हुआ है, वो सारी बातें आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो आर्टिकल है ना, ये लिखा गया है कुलदीप सिंह जी के थ्रू। ये बेसिकली डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने ही यहाँ पर वेडनेसडे में ये सारी स्टेटमेंट दी हैं। इन्होंने बोला कि देखो, बिहार के अंदर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को, क्योंकि ये जो मॉइस्ट हैं, नक्सलिज्म है या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है, ये सब यहाँ पर एक ही नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म से बहुत सारे एरियाज़ फ्री हो चुके हैं। झारखंड के अंदर भी यहाँ पर ये जो मॉइस्ट का प्रेजेंस है ये पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हुआ है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। और यहाँ पर ये मेंशन करते हैं कि आप लोग जब ओवरऑल डेटा देखते हो ना, तो बहुत सारे एरिया, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स पहले अफेक्ट हुआ करते थे। मतलब 2010 में ये 60 के आसपास डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे जहाँ पर नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा था। लेकिन आज के टाइम पर ये डिस्ट्रिक्ट्स कम हो चुके हैं, 39 के आसपास पहुँच चुके हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो नक्सलिज्म है वो कंट्री के अंदर डाउन होता हुआ नज़र आएगा।
कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जहाँ पर नक्सलिज्म बहुत ही ज़्यादा था, 90% के आसपास वायलेंस यहाँ पर हो रहा था। तो वो वाले डिस्ट्रिक्ट्स भी कम हो चुके हैं। जो पहले 35 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे वो आज के टाइम पर 25 ही बचे हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नक्सलिज्म देखने को मिला है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग ऑपरेशंस चलाए गए, उस ऑपरेशन के बारे में भी जिक्र किया गया। मेंशन किया जाता है ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल, देन उसके बाद में ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म, देन ऑपरेशन चक्रबंद। यहाँ पर इस प्रकार से ऑपरेशंस चलाए गए हैं अलग अलग राज्यों के अंदर में, जिस ऑपरेशंस की वजह से ये हुआ कि लगभग 592 के आसपास जो मॉइस्ट थे ना, जो कि नक्सलवाद वाले विचार रखा करते थे, ये जो मॉइस्ट थे इनको अरेस्ट किया गया इन ऑपरेशंस के माध्यम से। इन मॉइस्ट ने यहाँ पर सरेंडर किया है, ये बात यहाँ पर मेंशन की जा रही है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, इस आर्टिकल का क्रक्स क्या निकाल सकते हो कि हाँ, कंट्री के अंदर जो नक्सलिज्म है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है अगर हम लोग इन डेटा और फैक्ट्स के अकॉर्डिंग बात करें। लेकिन अभी इतना ये इनफ नहीं है, इसके बाद आपको बहुत सारी जानकारी और भी चाहिए होगी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। देखो, ये तो यहाँ पर मैंने आपको लेटेस्ट वाला डेटा बताया, और अभी से लगभग 1 महीने पहले भी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उन्होंने भी एक डेटा दिया था, कुछ फैक्ट्स दिए थे। वो फैक्ट्स यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर अपने पास में लिख कर रख सकते हो कि जो नक्सल वॉयलेंस के इंसिडेंट्स हैं हमारे देश में वो 77% से कम हुए हैं जब आप लोग 2009 से 2021 के बीच के टाइम पीरियड को देखते हो। यानी 2009 के कंपैरिजन में 2021 को देखोगे ना, तो 77% के आसपास नक्सलिज्म के इंसिडेंट्स कम होते हुए नज़र आए हैं। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देखोगे कि जो डेथ हैं, खासकर रिजल्टेंट डेथ, यानी कि जो सिविलियंस की डेथ हुआ करती थी, सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर होता ये था, इन नक्सलवादियों से लड़ते लड़ते बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जान चली जाया करती थी, हमारे सिविलियंस यहाँ पर एक तरीके से वो जान गंवा दिया करते थे। तो ये जो डेथ है ओवरऑल, ये डेथ भी काफ़ी कम हुई है, 85% तक ये डेथ कम हुई है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। एक समय था, लगभग 2010 का समय था, जहां पर डेथ ऑल टाइम हाई थी, 1000 के आसपास थी, लेकिन 2021 में ये डेथ यहां पर 147 के आसपास पहुंच चुकी हैं। तो डेथ ओवरऑल कम हुई है, ऐसा यहां पर बोला गया इस नक्सलिज्म की वजह से। हालांकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ को देखोगे तो छत्तीसगढ़ के अंदर अभी भी डेथ का जो फिगर है वो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर अभी भी सिचुएशन काफ़ी ख़राब आपको देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल कम किया जा रहा है, पहले के कंपैरिजन में तो कम ही है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। क्लियर बात हो गई। आगे आते हैं। अब यहाँ पर ओवरऑल हम लोग समझते हैं कि आखिरकार ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म क्या है। देखो, जब भी बोला जाए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, नक्सलिज्म या फिर मॉइस्ट, ये तीनों के तीनों यहाँ पर एक ही चीज़ को रिलेट करते हैं, ध्यान में रखना है ये बात को। अब जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये बेसिकली वो ग्रुप होते हैं जिनका मकसद होता है कि एक चेंज लाना, एक बदलाव लाना, लेकिन वो बदलाव कैसे लाया जाएगा? हिंसा के थ्रू, ठीक है ना। तो ये वॉयलेंट रिवॉल्यूशन के अंदर बिलीव करते हैं, यानी कि हिंसक क्रांति के थ्रू क्या किया जाएगा? एक बदलाव लेकर आया जाएगा। वो आइडियोलॉजी यहाँ पर इनकी रहती है, यानी कि हथियार उठा लेंगे और हथियार उठाकर यहाँ पर सरकार से लड़ेंगे। गवर्नमेंट के अंदर कोई भी यहाँ पर बिलीव नहीं रहता है इनका, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे आते हैं। अब देखो, क्वेश्चन ये है कि जो नक्सलवाद है ना, ये बीच में इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, लगातार बढ़ता रहा, उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर क्या है? पहला रीज़न आपको देखने को मिलेगा ट्राइबल डिस्कॉन्टेंट। अब इसका मतलब क्या है? देखो, होता क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 देखने को मिलेगा। अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे जंगलों को प्रोटेक्शन देने के लिए, हमारे जंगलों को बचाने के लिए इस पर्टिकुलर एक्ट को लेकर आया गया था। ना हुआ यहाँ पर यह है कि इस एक्ट की वजह से जो भी बहुत सारे ट्राइबल पीपल रहा करते थे, बहुत सारी ट्राइब्स जंगल के अंदर रहा करती थी, तो उनको क्या किया गया? उन जंगलों से निकाल दिया गया। हालांकि वो जो ट्राइबल पीपल हैं, वो जो जंगल में रहा कर रहे थे, वहीं से, उन जंगल से जो भी प्रोड्यूस कर रहे थे, उन्हीं से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उन्हीं से यहाँ पर उनका खर्चा चल रहा था। पूरी की पूरी ज़िंदगी यहाँ पर उसी फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थी। लेकिन क्या हुआ? उनको फॉरेस्ट से बाहर निकाल दिया गया, और एक बहुत बड़ा मैसिव डिस्प्लेसमेंट होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कगार में ट्राइबल पॉपुलेशन को निकाल दिया जाता है। और वो ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ पर पहुँच जाती है? नक्सलिज्म अफेक्टेड स्टेट्स के अंदर। ओवरऑल जो यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन को हटाया जाता है, वो नक्सलिज्म अफेक्टेड स्टेट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ पर नक्सलिज्म का प्रभाव पहले से ही बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना, ये बात रखी जाती है। तब होता क्या है, इन ट्राइबल पीपल को जैसी इनकी मतलब सब जो रोज़ाना की ज़िंदगी चल रही थी, जिससे है ना डेली बेसिस पर जो भी कमाई वगैरह चल रही थी, उन सबको दूर कर इनको हटा दिया गया, वहाँ से निकाल दिया गया।
तो होता यहाँ पर यह था कि जो पहले से ही मॉइस्ट विचारधारा वाले लोग हुआ करते, नक्सलवाद विचारधारा वाले लोग हुआ करते थे, वो सब इनके पास तक पहुँचते थे, इन ट्राइबल पीपल के पास तक, और इनको अपनी ही आइडियोलॉजी के अंदर कन्वर्ट कर लिया करते थे। और ऐसे ही यहाँ पर जो नक्सलिज्म है ये बढ़ता चले जाता है, ठीक है ना। इनको अपनी आइडियोलॉजी के अंदर कन्वर्ट किया गया। अब कैसे किया गया, ये ट्राइबल पीपल कैसे मान जाते हैं, तो देखो यहाँ पर जो मॉइस्ट है ना, जो पहले से यहाँ पर इसकी आइडियोलॉजी रखते हैं, वो यहाँ पर इनको एक तरीके से इनका सोर्स ऑफ लिविंग प्रोवाइड करवा देते हैं, यानी कि जीने का एक जरिया दे देंगे, साथ ही साथ में वेपन्स, हथियार, बॉम्ब और पैसा भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा इनको। तो जिसकी वजह से यहाँ पर अपनी आइडियोलॉजी के अंदर इन लोगों को भी कन्वर्ट कर लिया जाता है। इनका कहना है सरकार कुछ होती नहीं है और यहाँ पर सरकार के अंदर कोई बिलीव करना नहीं चाहिए, सरकार कोई भी डेवलपमेंटल की तरफ काम कर ही नहीं रही है, हम लोग अपने हाथ में पावर्स लेंगे, और पावर्स लेंगे अगर नहीं मिलेगी तो हथियार उठाकर एक वॉयलेंट एक्शन के थ्रू पावर्स अपने हाथ पे लेंगे, यानी हिंसक आप कह सकते हो कि एक्शन करने के बाद यहाँ पर पावर्स को लिया जाएगा। तो ये बात यहाँ पर रखी जाती है। क्लियर हो गई ये सारी की इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे एरियाज़, बहुत सारे गांव आपको ऐसे देखने को मिलेंगे अभी भी जहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर है, यानी कि वहाँ पे प्रॉपरली आपको कनेक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी, प्रॉपर रोड्स नहीं देखने को मिलेंगे, कोई भी डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ नहीं है। तो वहाँ पर भी आपको जो नक्सलिज्म है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वो लोग मानते ही हैं कि सरकार यहाँ पर कुछ कर नहीं रही है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही चले जाते हैं, तो वो पावर अपने हाथ में यहाँ पर लेना चाहते हैं पूरी तरह से। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर सरकार ने बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव उठाए हैं इसी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को टैकल करने के लिए, यानी कि इसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे कदम सरकार के थ्रू उठाए गए। ये कदम आपको ध्यान में रखना है। यूपीएससी मेंस में पहले भी यहाँ पर ये पूछा गया है गवर्नमेंट इनिशिएटिव को, अब की बार क्वेश्चन आया था तो वहाँ पर भी आपको इसको कोट करना था, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। देखो जब भी यहाँ पर नक्सलिज्म की बात आती है तो सरकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसका नाम है समाधान। क्या? समाधान। ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ समाधान की फुल फॉर्म क्या है? एस स्टैंड करता है स्मार्ट लीडरशिप, ए से अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, एम से मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए से एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी से डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एच से हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ए से एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर और एन से नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। ये यहाँ पर पूरा का पूरा समाधान का फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है, जिस स्ट्रैटेजी को लेकर आया गया था ताकि हम लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को टैकल कर सकें। क्लियर हो गई बात। उसके बाद आप लोग देखोगे और भी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, जैसे नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान लेकर आया गया था 2015 के अंदर। अब यहाँ पर भी फोकस ये किया गया था कि जो वहाँ पे एरियाज़ के अंदर लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ किया जाए, ठीक है ना। डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स उठाए जाएँ ताकि यहाँ पर उनकी जो आइडियोलॉजी है वो सरकार के अगेंस्ट में ना जाए। फिर उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डायरेक्टली जिन भी एरिया के अंदर नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा है उन एरिया को, उन राज्य की सरकारों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, ठीक है ना। अब सपोर्ट अलग अलग प्रकार से प्रोवाइड करवाया गया, जैसे कि जो CAPF है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, यहाँ पर इसको तैनात किया गया, इनके बैटालियंस को तैनात किया गया, और इस प्रकार से हेलीकॉप्टर्स के प्रोविजंस प्रोवाइड करवाए गए। साथ ही साथ में जो ड्रोन्स होते हैं अनआर्म्ड एरियल व्हीकल, उनको प्रोवाइड करवाया गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे बैटालियंस भी यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं इस नक्सलिज्म को यहाँ पर टैकल करने के लिए। ये बात क्लियर हो गई। देन उसके बाद में बहुत सारा जो फंड है, बहुत सारा पैसा भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है, और जो ताकि हमारा जो पुलिस फोर्स है उसको हम लोग मॉडर्नाइज़ कर सकें। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम लेकर आई गई है ताकि सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पे जो खर्चा है जो किया जा रहा है, ठीक है ना, वो कैसे कैसे खर्चा किया जाएगा उस चीज़ को लेकर स्कीम लेकर आई गई है ताकि सिक्योरिटी को और ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके, बढ़ाया जा सके। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद बहुत सारे और भी डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं ताकि उन विलेजेस के अंदर जहाँ पे प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जा सके, रोड्स का, मोबाइल टावर्स का, डेवलपमेंट का, ताकि जो लोग हैं लोगों के अंदर हम लोग यहाँ पर ये जो आइडियोलॉजी है ये एक तरीके से जगने ना दें। तो ये बात भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार से ये कदम उठाए गए हैं। फिर उसके बाद में आप लोग देखोगे ग्रे हाउंड्स और ऑपरेशन ग्रीन हंट, ये दोनों अलग अलग ऑपरेशंस हैं जो कि चलाए गए थे नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए। ग्रे हाउंड को चलाया गया था 1989 में, एंटी नक्सलाइज्ड फोर्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यानी कि नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया था। देन ऐसे ही ऑपरेशन ग्रीन हंट को चलाया गया था 2009 से 2010 के बीच में। यहाँ पर भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसको एक बड़े नंबर के कगार पर डिप्लॉय किया गया था, तैनात किया गया था नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर में जहाँ पर भी नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा था। तो ये आपको गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी क्लियर हो चुके हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो नक्सलिज्म क्या है,
कैसे यहाँ पर चैलेंज क्रिएट कर रहा है, कैसे यहाँ पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव उठा रही है। ओवरऑल 360 डिग्री के अंदर पूरा का पूरा आर्टिकल आप लोगों ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं। ना यहाँ पर अगला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर पाओगे। क्या कॉन्टेक्स्ट है? विद 19,500 करोड़ PLI प्लान सनशाइन्स ऑन सोलर सेल यूनिट। मतलब क्या समझाता हूँ। देखो, इंडिया के अंदर डायरेक्टली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम किया जा रहा है। अब रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? जो कि यहाँ पर पोल्यूशन पैदा नहीं करेगी, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी के बाद विंड एनर्जी हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब रिन्यूएबल एनर्जी आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है ना, जहाँ से बिल्कुल भी पोल्यूशन जनरेट नहीं होगा। नहीं तो फिर अगर हम लोग ऐसे नॉर्मल एनर्जी की बात करें, जब हम लोग उसको जनरेट करते हैं तो बहुत सारा पोल्यूशन होता है। कोयले को जलाकर बिजली का उत्पादन हो रहा है तो बहुत सारा पोल्यूशन होता है, लेकिन इन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर पोल्यूशन नहीं होता है। तो टारगेट हमारा यही है कि हम लोग इन रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड कर सकें, अपने कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ कर सकें। तो उसी के लिए क्या किया गया कि हम अपने कंट्री में सोलर पावर की कैपेसिटी को बढ़ा सकें। क्या? सोलर पावर की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकें, उसके लिए यहाँ पर एक प्लान लेकर आया गया है। 19,500 करोड़ का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का प्लान लेकर आया गया है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि इतना पैसा 19,500 करोड़ खर्चा जाएगा एज अ PLI प्लान। यानी कि ये जो सोलर पैनल्स आपको दिख रहे हैं ना, इन्हीं की तो ज़रूरत है। इन्हीं के माध्यम से तो सूर्य की एनर्जी का इस्तेमाल करके बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो इन सोलर पैनल्स को बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया? इस PLI प्लान को लेकर आया गया, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अगर यहाँ पर प्रोडक्शन करेगा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि इन सोलर पैनल्स को बनाती है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उसके बदले में सरकार उनको अलग से इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाएगी। तो ये बेसिकली आप कह सकते हो इसके मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा देने के लिए इस पर्टिकुलर प्लान को लेकर आया गया है, ऐसा आप लोग कह सकते हो। तो कैबिनेट ने वेडनेसडे में यहाँ पर इस पूरे के पूरे प्लान को क्लियर किया, जहाँ पे फोकस ये रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो डोमेस्टिक सोलर सेल मॉड्यूल्स हैं ना, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे अपने ही देश के अंदर। क्योंकि करेंट टाइम पर प्रॉब्लम यह है कि हम लोग इन सब चीज़ों को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है ना, वो हम लोग 100% रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं, चाइनीज़ माल के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो आज के टाइम पर हमारे इंडस्ट्री जो है ना, वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है चाइनीज़ मेड पैनल्स के ऊपर। तो वही डिपेंडेंसी हम लोग को ख़त्म करनी है। तो उस डिपेंडेंसी को ख़त्म कैसे किया जाएगा? जब हम अपने कंट्री के अंदर इसका प्रोडक्शन खुद स्टार्ट करेंगे। और उसके प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए ही ये कदम उठाया गया है, जो कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। कुछ इस प्रकार से पैसा खर्चा जाएगा। क्लियर हो गया? इस प्रकार का कदम पहले भी उठाया गया था नवंबर 2020 के अंदर में, ये बात भी ध्यान में रखनी है। अब होगा ये, इससे यहाँ पर होगा ये कि हम लोग अपने कंट्री के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ा पाएंगे, कंट्री के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन को कर पाएंगे। दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, उनके ऊपर निर्भरता है, वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। ये यहाँ पर मेंशन किया गया। अब ये पैसा ऐसा नहीं है एक बार में छोड़ा जाएगा, धीरे धीरे करके यहाँ पर पैसा दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि इंडिया ने अपने आप में बहुत सारे, आपको पता होगा, एक तरीके से प्रॉमिस कर रखे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी बॉडीज़ ने प्रॉमिस कर रखे हैं कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करेंगे। हम लोग यहाँ पर टारगेट यह है कि हमारा 2070 तक कि हम लोग नेट ज़ीरो एमिशन की तरफ बढ़ सकें। तो बहुत सारा टारगेट हम लोगों ने अपना ऑलरेडी सेट कर रखा है कि हमें इतने साल तक 2030 तक हमें अपनी सोलर पावर एनर्जी इतनी बढ़ानी है, ठीक है ना, पोल्यूशन को कम से कम करना है। तो ऐसे बहुत सारे टारगेट्स हमने रख रखे हैं। उन टारगेट्स को अचीव करने में यहाँ पर एक बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है, ऐसा हम लोग एग्जैक्टली कह सकते हैं। क्लियर हो गई बात? फिर बोला ये भी जा रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पर पैसा खर्चा जाएगा, ये 19,500 करोड़ जैसे खर्चे जाएंगे ना, इसके बाद इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने वाला है। लगभग एस्टिमेटेड है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा, लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। डायरेक्टली लोगों को जॉब मिलेगी, लगभग यहाँ पर 2 लाख के आसपास डायरेक्टली जॉब मिल सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और इनडायरेक्टली यहाँ पर 8 लाख के आसपास जॉब जनरेट हो सकती है। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत बेनिफिट पहुंचाएगा। इनफैक्ट इंडिया आज के टाइम पर जो इंपोर्ट के ऊपर, खासकर इन सोलर पावर का जो भी इंपोर्ट करता है ना, उसके ऊपर 1.37 ट्रिलियन डॉलर्स का खर्चा करता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इनफैक्ट इंडिया को इतना पैसा बच सकता है, ये यहाँ पर बोला गया। इंडिया को इतना पैसा सेव हो सकता है इस पर्टिकुलर स्टेप को उठाने के बाद। तो इंडिया को एक तरीके से
ये स्कीम काफ़ी तरीके से यहाँ पर फ़ायदा पहुँचाने वाली है। क्लियर हो गई बात। अब आगे आते हैं। देखो इतना तो आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया, लेकिन इसके बाद ये तो आपने करंट अफेयर पढ़ लिया। क्वेश्चन जो है ना इसके बैकग्राउंड से ही बनता है। मैं आपको एक बैकग्राउंड का डेटा, बहुत अच्छा डेटा प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, उस डेटा को अपने पास में रखना। यहाँ पे हम लोग सोलर पावर की बात कर रहे हैं। सोलर पावर के अलावा मैं आपको बताऊँगा ओवरऑल आज के टाइम पर भारत के अंदर कितना जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना इंस्टॉल हम लोगों ने कर रखा है, ये बातें भी आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है ना। चलो आज के टाइम पर इंडिया के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है इसको समझते हैं। देखो करेंट टाइम पर जो आज के टाइम पर हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, यानी जितना इंस्टॉलेशन हम लोग कर चुके हैं, है ना, वो लगभग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 151.4 गीगावाट की आपको कैपेसिटी देखने को मिलेगी। इंडिया के अंदर आज के टाइम पर रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 151.4 गीगावाट की। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, ये अलग अलग चीज़ों के अंदर बटी हुई है। मतलब कि इसमें से जो ये जैसे कि मैंने आपको बताया 151.4 गीगावाट है ना, इसमें से विंड पावर की यहाँ पर कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। विंड पावर के बाद सोलर पावर का यहाँ पर 50 गीगावाट का कंट्रीब्यूशन है, बायो पावर हो गया और स्मॉल हाइड्रो पावर हो गया। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इस प्रकार से आज के टाइम पर ये हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। लार्ज हाइड्रो पावर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारे पास में इतनी ताकत है, हम लोग इतनी रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करते हैं और इस माध्यम से करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर हम लोग स्पेसिफिकली सोलर पावर कैपेसिटी के बारे में बात करें, क्योंकि ऊपर आर्टिकल में हम लोग सोलर पावर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो करेंट टाइम में आप देख पाओगे लगभग 45 सोलर पावर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी टोटल कैपेसिटी है 37 गीगावाट की। इन सारे सोलर पावर्स पार्क्स को यहाँ पर क्या है, एक अप्रूवमेंट मिल चुका है इंडिया के अंदर में। फिर उसके बाद में अभी देखो अलग अलग इंपॉर्टेंट सोलर पार्क्स जो कि न्यूज़ में थे, पगवेड़ा वाला न्यूज़ में था, कुरनूल वाला न्यूज़ में था, बादला 2 आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट सोलर पार्क्स थे जो कि न्यूज़ में बने हुए थे। और ये जो मैंने आपको नाम बताए ना, ये टॉप 5 ऑपरेशनल सोलर पार्क्स के अंदर में आते हैं, जो कि हमारे कंट्री के टॉप 5 सोलर पार्क्स हैं उसके अंदर में। साथ ही साथ में दुनिया का एक सबसे बड़ा जो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, जिसकी कैपेसिटी 30 गीगावाट होगी, वो पार्क भी यहाँ पर अंडर इंस्टॉलेशन है, यानी उसके ऊपर काम चल रहा है। गुजरात के अंदर यहाँ पर वो बन रहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये जो आज के टाइम पर रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है उसमें हम लोग ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन ग्रो करने के साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। तो आपसे मेंस में अगर क्वेश्चन बन जाए कि रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करने में क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिले हैं, तो उन चैलेंजेस को आप लोग आराम से कोट कर सकते हो। सबसे पहला चैलेंज क्या आ जाता है, हैवी डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोग आज के टाइम पर बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर निर्भर हैं कि वहाँ से हम लोग बहुत सारा सामान को परचेज़ करते हैं, कच्चे माल को परचेज़ करते हैं, रॉ मटेरियल को परचेज़ करते हैं, फिर उससे हमारे कंट्री के अंदर प्रोडक्शन को किया जाता है। तो इम्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। ठीक है ना। इंडिया इनफैक्ट यहाँ पर जो मॉड्यूल है, पीवी सेल्स है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी नहीं रखता है। यानी कि जो ये सोलर पैनल्स वगैरह है, इनको हम लोग यहाँ पर आज के टाइम पर नहीं बनाते हैं। ठीक है ना। तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है हमारे कंट्री में, वो बहुत ही कम या ना के बराबर देखने को मिलती है। तो इसी को यहाँ पर इंक्रीज़ करने के लिए अभी ये कदम उठाया गया, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर आर्टिकल में पढ़ा दिया है। रॉ मटेरियल के सप्लाई के बारे में बात करें तो देखो सिलिकॉन वेफर का इस्तेमाल किया जाता है सोलर पैनल्स के अंदर में। ये कच्चा माल है और एक सबसे एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमारे सोलर पैनल्स में बहुत ज़्यादा होता है। इसके बिना सोलर पैनल्स वर्क नहीं करेगा, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होती ही नहीं है। जो सिलिकॉन वेफर है ना, इसको हम लोग 100% इम्पोर्ट करते हैं। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो। जो सेल्स हैं उसको हम लोग 80% तक यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी अपने आप में बहुत ज़्यादा है, जिसको हम लोग ऊपर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो पास्ट और करंट ये दोनों लिंक करते हुए आप लोग को पढ़ना है। क्लियर हो गया। अब इन्हीं रॉ मटेरियल्स की बात आती है तो इसमें और भी कुछ रॉ मटेरियल जैसे सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम मेटल हो गया, तो और भी ऐसे इस प्रकार के रॉ मटेरियल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि इन सब चीज़ों के अंदर इस्तेमाल तो होते हैं, लेकिन भारत के अंदर इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। भारत इनको 100% ही इंपोर्ट करता है, जिसके लिए सरकार आज के टाइम पर काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स उठा रही है। जैसे कि एक कदम उठाया गया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का। इस PLI स्कीम के तहत हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हम अपने कंट्री के अंदर ही प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें। क्लैरिटी मिल गई। चलो फिर आगे चलते हैं। आई होप आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। एक हाईली एनरिच्ड कंटेंट आपको ये सारा का सारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अब मेक श्योर करना इसको अपने पास में लिख लो या कहीं पर भी स्टोर करके रख लो।
ठीक है ना। फिर क्वेश्चन आप लोग देखते हो, फिर बाद में कमेंट्स भी आते हैं सर ये डेटा कहाँ से मिलेगा। देखो डेटा कहाँ से मिलेगा, अच्छा याद आया, उसको मैं आपको बता दूं, जैसे मैं रोज़ाना बता देता हूं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग परेशान होते हैं, तो कोशिश करूंगा रोज़ाना मैं आपको बता दिया करूं। देखो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सब पीडीएफ में मिल जाएगी। टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, साथ ही साथ में एक ऐप को डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट। अब इस ऐप को डाउनलोड करने से फ़ायदा ये होगा, जैसे ही आप लोग उस पीडीएफ को इस ऐप में ओपन करोगे, आपको इस प्रकार से ये जो येलो कलर के सिंबल्स है वो नज़र आएंगे, और जैसे ही इस पर टैप करोगे ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको एक्स्ट्रा डेटा प्रोवाइड करवाया गया है वो सब आपको वहाँ से मिल जाएगी। चाहो तो उसको कॉपी पेस्ट करना, चाहो तो इसके नोट्स बना लेना, जैसा यहाँ पर आप कंफर्टेबल हो उसके हिसाब से काम कर सकते हो। क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब फाइनली आते हैं पहले एडिटोरियल डिस्कशन पर। लेकिन एडिटोरियल डिस्कशन से पहले आपको पता होगा हमेशा हम लोग यहाँ पर एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं, तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है फटाफट पहले उसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन यहाँ पर बेसिकली आज के एडिटोरियल के ऊपर ही बनाया गया है। तो एक एडिटोरियल मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा, उसको आप जब अच्छे से सुन लोगे ना तो इसका आंसर और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन क्या है? Despite India's significant infrastructural growth, the mobility sector in India is still far from meeting the growing demands. यानी कि इंडिया के अंदर आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ रेगुलर बेसिस पर इंक्रीज हो रहा है ना, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के अंदर जो मोबिलिटी सेक्टर है, मोबिलिटी सेक्टर का मतलब यहाँ पर कि एबिलिटी टू मूव फ्रीली, यानी कि आपके कितने सक्षम हो, कितने आराम से आप लोग यहाँ पर मूव कर पा रहे हो, आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर किस प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है, तो जो मोबिलिटी सेक्टर है ना वो अभी भी यहाँ पर काफ़ी पीछे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, जो हमारी डिमांड है उससे काफ़ी पीछे देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के बारे में चर्चा की जाएगी, तो वो मैं आपके साथ में अभी शेयर करूँगा। एक आर्टिकल, एक एडिटोरियल है, काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है। तो इसको आप लोगों को 250 शब्दों में आंसर लिखना है, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना और जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। वहाँ पर आपको ये फुल फॉर्म लिखनी है, और ये चैनल मिल जाएगा। 31,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पर। आप लोग देखोगे डेली बेसिस पर सभी लोग आंसर्स लिख रहे हैं, आपको भी आंसर लिखना है। लिखने के बाद में वहाँ पे सबमिट करना, और एक काम ज़रूर से करना, काम ये करना है कि एटलीस्ट सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू कर लें। आप सभी लोग अगर 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे ना तो इससे यहाँ पर आपको भी फ़ायदा होगा, सामने वाले को भी फ़ायदा होगा। आपके पास में जो पॉइंट्स नहीं होंगे वो पॉइंट्स आप कलेक्ट कर पाओगे, साथ ही साथ में सामने वाले को जो भी यहाँ पर उनकी मिस्टेक्स होंगी उसके बारे में बता पाओगे कि हाँ आपको यहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर वो पूरा का पूरा ग्रुप चल रहा है कोऑपरेटिव वे में, तो आप लोग की ज़रूर से पार्टिसिपेट करो, एक बार ज़रूर से वहाँ पर विजिट करके आओ। अगर आपको अच्छा लगता है ज्वाइन करना, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है ना। चलो फिर अब आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल पर। आज 2 अच्छे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हैं जो कि मतलब टू द पॉइंट एग्जाम के लिए टॉप के एडिटोरियल्स हैं। जैसे एक तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग क्रिमिनल्स। यहाँ पर बेसिकली एक रूल के बारे में चर्चा की जा रही है, वो है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। तो ये एक्ट क्या है इसको हम लोग बहुत डिटेल से समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक और एडिटोरियल को लेंगे। जो दूसरा एडिटोरियल है ना ये बिजनेस लाइन वाले न्यूज़पेपर से लिया गया है, क्योंकि एडिटोरियल आपको जब पढ़ना होता है ना तो आप इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को छाटो, चाहे आप कोई से भी न्यूज़पेपर से मिल जाए। तो ये यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को लेकर है। बिजनेस लाइन का यहाँ पर ओपिनियन पेज पर एक आर्टिकल लिखा गया है ग्रीन ट्रांसपोर्ट को लेकर। तो वो क्या है आओ समझते हैं, पहले इसी को डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर बोला जाता है, स्टार्टिंग कैसे होती है कि देखो जो यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को अगर डेवलप करना है तो वहाँ पर एक एफिशिएंट और एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया, जो कि सही बात है। और जो आज के टाइम पर का ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर आपको देखने को मिलेगा, ये लगभग जितना भी यहाँ पर ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है ना उसका 30% कंजम्पशन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ही आपको देखने को मिलेगा। और ये एनर्जी कंजम्पशन लगातार इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, और आप कह सकते हो कि हर साल 1-1% ये बढ़ता रहेगा 2030 तक। इंडिया के अंदर अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो लगातार इसमें एक ग्रोथ देखने को मिली है। फिजिकली स्प्रेड के मामले में आप देख पाओगे लगातार इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है, सब कुछ हो रहा है। साथ ही साथ में जो पैसेंजर्स हो गया या फिर जो सामान हो गया जो कि इधर से उधर पहुंचाया जाता है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस चीज़ के अंदर भी जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इम्प्रेसिव ग्रोथ देखने को मिली है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं।
अब वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्या क्या हैं, जैसे कि ओवरऑल यहाँ पर इतनी अच्छी कैपेसिटी नहीं है, ज़्यादा सामान को ढोने की कैपेसिटी नहीं है, प्लस सर्विस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो अभी भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आपको नज़र आती हैं, ऐसा यहाँ पर बात रखी गई है। देखो, बोला यह जाता है कि जो अनसस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ है ना, ये डायरेक्टली एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। यानी कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ चल रही हैं, है ना, अगर ये गलत तरीके से मैनेज की जा रही हैं तो इससे हम लोग एयर क्वालिटी को भी बर्बाद कर रहे हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का जो खतरा है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। प्लस जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स का जो हैबिटेट है, जहाँ पर भी जानवर रह रहे हैं, वो एरियाज डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से आप देखोगे एनवायरनमेंट के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो इसी चक्कर में हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग एक हाईएस्ट अटेंशन पे करें ग्रीन ट्रांसपोर्ट के ऊपर। ग्रीन ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। नाउ फाइनली क्वेश्चन ये आता है कि सर ये ग्रीन ट्रांसपोर्ट होता क्या है। देखो, ग्रीन ट्रांसपोर्ट कह लो या फिर इसको सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कह लो, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसा ट्रांसपोर्टेशन हमारे कंट्री में होना जो कि हमारे पर्यावरण या फिर जो इकोलॉजिकल बैलेंस है या फिर ह्यूमन हेल्थ है, इसके ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले। ठीक है ना, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग बोलते हैं ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर ना नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा और एनवायरनमेंट ना ही बर्बाद होगा, कोई पोल्यूशन नहीं होगा, तो उससे ह्यूमन हेल्थ भी बची रहेगी। क्लियर हो गई बात। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा जोर देने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं, व्हाट इज़ द करंट स्टेट ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन इंडिया। भारत के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसकी कंडीशन क्या है आज के टाइम पर, वो यहाँ पर मेंशन करते हैं। पहली बात, रोड्स के बारे में बात करेंगे। देखो, हमेशा जब भी बात की जाती है ट्रांसपोर्टेशन की, तो रोड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड बन जाता है। रोड्स के माध्यम से ही एक पर्टिकुलर व्यक्ति दूसरी जगह पर पहुंच रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर, प्लस सामान भी बहुत सारा आज के टाइम पर रोड्स के माध्यम से ही पहुंच रहा है। तो यानी कि आज के टाइम पर हमारे देश का जितना भी पैसेंजर ट्रैफिक है ना, उसका 85% पैसेंजर ट्रैफिक बेसिकली रोड से ही गुजरता है, आप लोग ये देखोगे। तो जो रोड का ट्रांसपोर्ट है, ये पैसेंजर ट्रैफिक के साथ साथ हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्यों? क्योंकि रोड के माध्यम से ही जो कच्चा सामान है वो इंडस्ट्रीज़ तक पहुंच रहा है, और फिर इंडस्ट्री के अंदर कच्चा सामान पहुंचा, वहां से मैन्युफैक्चरिंग हुई, पूरा सामान तैयार हो गया, तो फिनिश्ड गुड्स लोगों तक या फिर मार्केट तक पहुंच रहा है, वो भी रोड्स के माध्यम से पहुंच रहा है। तो रोड यहाँ पर आज के टाइम पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में आता है। दूसरा, आप देखोगे पोर्ट्स एंड शिपिंग की हालात इंडिया के अंदर, तो इंडिया के पास आज के टाइम पर टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं। बड़े बड़े बंदरगाह आपको 13 देखने को मिलते हैं। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो लगभग 7500 किलोमीटर्स की है। आपको पता होगा जो इंडिया का जो बाउंड्री है, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो समुद्र से लगती है, वो 75,000 किलोमीटर की लंबी कोस्ट लाइन नज़र आती है। तो ये जो पोर्ट्स हैं ना, यानी बंदरगाह है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पोर्ट्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ से जहाज़ गुजरते हैं, अब जहाज़ से इंटरनेशनल ट्रेड चलता है, व्यापार चलता है। जो भी हमारा सामान है, इधर से उधर जाना, उधर से इधर लेकर आना, तो वो सब हम लोग यहाँ पर ज़्यादातर जो भी ट्रेड है, आप कह सकते हो अगर हम लोग वॉल्यूम के बेसिस पर बात करें तो 95% जो व्यापार है ना, वो बेसिकली हो रहा है हमारे पोर्ट के माध्यम से। 95% व्यापार। और वैल्यू के बारे में बात करें, यानी कि पैसे के मामले में, तो 67% व्यापार हमारा इन पोर्ट के माध्यम से हो रहा है, जहाज़ों के माध्यम से हो रहा है। क्लियर हो गया, दूसरी कंडीशन क्लियर हो गई। तीसरी बात आती है इंडिया के अंदर रेलवे सेक्टर की। तो इंडियन रेलवे जो है आज के टाइम पर एक मेन आर्टरी है हमारे देश की, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको देखने को मिलेगा। इसको हम लोग इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट लाइफलाइन के नाम से भी जानते हैं। आज के टाइम पर रेलवे से भी बहुत सारा सामान एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे पर्टिकुलर एरिया पर, साथ ही साथ में बहुत सारे पैसेंजर्स का भी ट्रांसपोर्टेशन आज के टाइम पर रेलवे से किया जाता है। जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है वो आज के टाइम पर चौथा लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क देखने को मिलेगा पूरे दुनिया में। पूरे दुनिया में 4th लार्जेस्ट नेटवर्क इंडिया का है। और अगर आप लोग एशिया की बात करें तो एशिया में 2nd लार्जेस्ट नेटवर्क आपको इंडिया का देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली एक सिंगल लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी है भारत के अंदर में, जहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी दिया गया है। ये बात क्लियर हुई। अब बात आती है सिविल एविएशन की। अभी तक हम लोगों ने रोड की बात कर ली, जहाज़ की बात कर ली, रेलवे की बात कर ली, अब बात करने वाले हवाई जहाज़ की, यानी कि एरोप्लेन की। तो सिविल एविएशन इंडस्ट्री को जब आप लोग इंडिया में देखोगे तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि भारत में काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है।
इंडिया आज के टाइम पर थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है पूरे दुनिया में, और आने वाले टाइम पर एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग यूके को भी ओवरकम कर लेंगे, ओवरटेक कर देंगे, और यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट एयर पैसेंजर मार्केट भी बन जाएंगे 2024 में। ठीक है ना, तो यानी कि ऐसा भी यहाँ पर बोला जा रहा है। तो सिविल एविएशन मार्केट भी हमारा लगातार ग्रो कर रहा है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो आपने पढ़ा है ना, ये सब है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या फिर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसके माध्यम से आज के टाइम पर ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चैलेंजेस नज़र आते हैं। अब वो चैलेंजेस क्या है इस ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से संबंधित, वो हमें डिस्कस करना है। सबसे पहली बात हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे के चैलेंजेस के बारे में। तो रेलवे के अंदर जब आप लोग चैलेंजेस को देखते हो तो रेलवे नेटवर्क का जो एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। रेलवे नेटवर्क बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं हो रहा है आज के टाइम पर। जब आप लोग कंट्री का साइज़ देखोगे तो उसके कंपैरिजन में रेलवे नेटवर्क बहुत धीमे धीमे ग्रो हो रहा है। जबकि आप लोग यहाँ पर चाइना को देखोगे तो चाइना का रेलवे नेटवर्क बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ। ये बात यहाँ पर रखी जा रही है। देश की आज़ादी के बाद में हमने रेलवे नेटवर्क में ज़्यादा कुछ ऐड ऑन नहीं किया है, ऐसा यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। और करेंट टाइम पर सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है कि हमारे कंट्री में, चलो ओवरऑल पूरे देश के अंदर आपको रेलवे नेटवर्क देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ के अंदर आज के टाइम पर भी कनेक्टिविटी नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर कौन से रीजन आ गए? वही असम, मेघालय, मिजोरम, जो आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं हमारे लिए, तो वहाँ पर आपको कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। हिली रीजन्स के अंदर आज के टाइम पर जो रेलवे का प्रेजेंस है वो बहुत कम है या ना के बराबर है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आपको देखने को मिलेगा। फिर दूसरा यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है रेलवे में, वो है हायर फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। रेलवे में दिक्कत यहाँ पर यह है ना कि आप लोग सामान का ट्रांसपोर्टेशन तो भले ही करते हो, बहुत सारा सामान इधर से उधर पहुँचाया जाता है, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि इसमें पैसा बहुत खर्चा जाता है। उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है कि भारत के अंदर पैसेंजर ट्रेन्स भी चलाई जाती हैं, और आपको पता होगा पैसेंजर ट्रेन का टिकट बहुत कम होता है। अब वो टिकट बहुत कम कैसे हो पाया? क्योंकि रेलवे ने पैसा कमा लिया इधर मालगाड़ियों से, यानी माल को अगर ढोने का जो भी चार्ज ले रहा है रेलवे बहुत ज़्यादा ले रहा है, ठीक है ना, ताकि यहाँ पर रिकवर कर सके, क्योंकि इधर पैसेंजर्स के टिकट काफ़ी कम मिल रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो पैसेंजर ट्रैफिक को सब्सिडाइज करने के लिए यहाँ पर रेलवे ने क्या कर रखा है, बहुत ज़्यादा चार्ज, हाँ मतलब आप कह सकते हो बहुत सारा चार्ज लेता है वो एक तरीके से गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में। ये बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में सोशल वर्सेस कमर्शियल ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, यानी कि आज के टाइम पर जब रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे बहुत सारा एरिया प्राइवेटाइज़ कर रहा है ना, रेलवे को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, कमर्शलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो इसमें भी बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। दिक्कत क्या आ सकती है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे ना, प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है। प्राइवेट कंपनीज़ का फोकस हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट, कि हम लोगों का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकता है, रेलवे के अंदर जो ये चार्जेस हैं उसको और बढ़ा सकता है, तो चार्जेस और इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है, ऐसा राइटर ने मेंशन किया। क्लियर हो गई बात। फिर यहाँ पर अब आती है रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात। रोड ट्रांसपोर्टेशन के मामले में क्या क्या चैलेंजेस है? तो इसमें चैलेंजेस ये है कि जो आज के टाइम पर बहुत सारी रोड्स भले से ही बनी हो, लेकिन गांव वाले एरिया में अभी भी यहाँ पर रोड की प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है। जो रूरल एरियाज़ आज के टाइम पर, जो गांव वाले क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, इंडिया की आबादी का लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो 65 से 70% के आसपास जो लोग हैं ना, वो अभी गांव वाले एरिया में रहते हैं। लेकिन जो इंडिया के विलेजेस हैं यहाँ पर अभी भी प्रॉपरली लगभग 33% ऐसे गाँव हैं, 33% ऐसे विलेजेस देखने को मिलेंगे जहाँ पर ऑल वेदर रोड्स अभी भी नज़र नहीं आती है। ऑल वेदर रोड्स का मतलब यह है कि ऐसी रोड बनी हो जो कि बारिश हो या कैसा भी सीज़न हो हमेशा यहाँ पर टिकी रहे, ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। कच्ची सड़कें बनती हैं वो बेकार हो जाती हैं। तो मतलब रोड्स की कनेक्टिविटी अभी भी कई सारे गाँव के अंदर नहीं पहुँची है। तो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि इंडिया के अंदर बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जब बात करोगे तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी रोड की कनेक्टिविटी आपको प्रॉपरली नहीं देखने को मिलेगी। हमारा जो लिंक है ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से वो काफ़ी हद तक कमज़ोर है। हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से अच्छी तरीके से लिंक्ड है भी नहीं, जुड़े हुए भी नहीं हैं। तो ये बात यहाँ पे रखी जा रही है। और उसके बाद यहाँ पर बात आती है रोड एक्सीडेंट की। तो इंडिया के अंदर रोड एक्सीडेंट्स इंक्रीज़ भी हो रहे हैं। हालांकि आप देखोगे दुनिया में, पूरे दुनिया में जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जितने भी व्हीकल हैं, उसका 1% व्हीकल, सिर्फ और सिर्फ 1% व्हीकल भारत में है।
लेकिन उसके बावजूद भी आप कह सकते हो कि जो डेथ हो रही है दुनिया भर में उसका 11% डेथ इंडिया से ही हो रही हैं। उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं स्पीडिंग की वजह से, यानी कि 69.3% के आसपास डेथ होती हैं। ताकि मतलब क्यों होती हैं उसके पीछे का रीज़न है गाड़ी तेज़ चलाना। 30.1% के आसपास डेथ होती हैं हेलमेट ना पहनने की वजह से। 11.5% डेथ होती है सीट बेल्ट का ना यूज़ करने की वजह से। सीट बेल्ट यूज़ नहीं करा, गाड़ी टकराई, सर जाके लगा सामने, तो इसकी वजह से भी बहुत सारी डेथ हो जाती हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये सारे कारण हैं आज के टाइम पर जो कि हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं चैलेंज की तरह खड़े हुए हैं। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। तो हमने रेलवे के अंदर चैलेंजेस पढ़े, रोड के अंदर चैलेंजेस पढ़े। अब बात करने वाले हैं एयरवेज के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर चैलेंजेस के बारे में। तो जो हमारा एयर सेक्टर देखने को मिलेगा, सिविल एविएशन सेक्टर देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी बहुत सारे चैलेंजेस नज़र आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आता है एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अभी भी जब हम लोग एयर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो एयर कनेक्टिविटी के मामले में भी जो पुअर रीजनल कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, मतलब कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर एयर की कनेक्टिविटी प्रॉपरली है भी नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एयरपोर्ट जो है ना, एयरपोर्ट को बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए होती है। एयरपोर्ट के एक्सपेंशन को बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए होती है, तो उसको एक्सपेंड करने के लिए ज़मीन चाहिए, और उस ज़मीन की आपको भारत में काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिलेगी। एक और रीज़न यहाँ पर ये देखने को मिलता है, ये जो सेक्टर है बहुत महंगा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है ना, इसमें वो एविएशन फ्यूल अपने आप में बहुत महंगा है। उसके पीछे का रीज़न है कि हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार भर भर के टैक्स लगाती है, जिसकी वजह से वो फ्यूल बहुत महंगा है। इनफैक्ट जब आप लोग आसियान कंट्रीज़ को देखते हो या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को देखते हो तो इनके कंपैरिजन में भारत के अंदर जो एविएशन फ्यूल है वो लगभग 60% ज़्यादा महंगा नज़र आता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन करते हैं राइटर। क्लियर हो गया? तो सिविल एविएशन इंडस्ट्री में भी ये कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद राइटर कुछ और भी चैलेंजेस के बारे में मेंशन करते हैं, जैसे कि गैप्स इन अर्बन ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। शहर के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है ना, उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें भी हैं। आज के टाइम पर शहर के अंदर जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स हैं वो लगातार इंक्रीज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हो क्लाइमेट चेंज इंक्रीज़ हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं आज के टाइम पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और इसकी चक्कर में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, गर्मी जब इंक्रीज़ होगी तो इससे हमारे बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो हमारे जानवर हैं, उनको बहुत नुकसान पहुँचेगा। जो हमारे जानवर हैं जहाँ पर रह रहे हैं वो एरिया डैमेज होता हुआ नज़र आएगा। क्लियर हो गया? ये बात यहाँ पर रखी जाती है। अब एट द लास्ट राइटर मेंशन करते हैं कि हम लोग को आखिरकार क्या करना चाहिए, इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। तो पहला है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमें ज़रूरत है कि हम लोग शिफ्ट हो जाएं एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ, ताकि बेटर और इन्फॉर्म्ड, या फिर आप कह सकते हो इस पर्टिकुलर सेक्टर को बिल्कुल सेफ़ बनाया जा सके, एक स्मार्टर वे में हम लोग आगे कर सकें, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का स्मार्ट तरीके से यूज़ कर सकें। आप कह सकते हो कि चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा डिजिटाइज़ कर सकें। एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यहाँ पर लेकर आने की आवश्यकता है, ठीक है ना। कुछ यहाँ पर आप कह सकते हो जैसे इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम आपको पता है आज के टाइम पर फास्टैग वगैरह का इस्तेमाल होता है, V2X कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो इस प्रकार की जो इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड की जा सकती हैं, इसकी एफिशिएंसी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए। क्लियर हो गया? दूसरा कदम क्या उठा सकते हैं, अवेयरनेस टुवर्ड्स ग्रीन ट्रैवल हैबिट्स। ग्रीन ट्रैवल हैबिट्स की तरफ अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके, यानी कि हम लोग पहली बार तो लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा इंकरेज करें कि वो नॉन मोटराइज्ड व्हीकल की तरफ बढ़ें, साइकिल का इस्तेमाल करें यार, है ना। या फिर अगर ड्राइव कर रहे हैं तो सेफ़ ड्राइव करें। या फिर यहाँ पे हमारा टारगेट ये भी है कि हम लोग लोगों को बता सके कि आज के टाइम पर ये जो व्हीकल्स है कितना पोल्यूशन पैदा करते हैं, है ना। तो इन लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा इंकरेज किया जा सके ग्रीन व्हीकल्स की तरफ, या फिर कह सकते हो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट करने की तरफ यहाँ पर उनको इंकरेज किया जा सके। क्लियर हो गई बात? फिर यहाँ पर लास्ट जो सुझाव है वो है रेजिलियंस, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन ट्रांसपोर्ट। इन तीनों ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, हम लोग को यहाँ पर इन तीनों ही चीज़ों को लेकर आना होगा। सबसे पहली बात, जो बसेस चल रही हैं वो बहुत पोल्यूशन कर रही हैं, तो ई बसेस को लेकर आना होगा, जो हमारी इलेक्ट्रिक बसेस हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर बसेस के लिए कॉरिडोर को बनाना होगा। जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसको यहाँ पर पूरी तरह से डिजिटाइज़ करना होगा, ये बात हो गई। दूसरा, इक्विटी में आप लोग देखोगे तो जो आज के टाइम पर रोड्स हैं, रेलवे हैं, इनकी जो कनेक्टिविटी है ना, इसको आपको प्रायोरिटी पे रखना होगा। हमारी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो स्टेट्स हैं वो अभी भी यहाँ पर प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हैं, वहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर उन सारे एरियाज़ को प्रायोरिटी में रखना बनता है।
फिर तीसरा यहाँ पर देखने को मिलेगा जो एमिशन नॉर्म्स है ना, उसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देने चाहिए। यानी जो पोल्यूशन होने के लिए जो भी यहाँ पर मतलब पॉल्यूशन जो भी पैदा कर रहा है ना, पॉल्यूशन जो भी यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, उसके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसको और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का लोग इस्तेमाल कर सकें, ये हम लोग को काम करना चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पर राइटर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। एक बहुत अच्छा आर्टिकल मैं इसको कहूँगा जो कि यहाँ पर आने वाले टाइम पर आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है आराम से, कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस नज़र आते हैं, कहाँ पर स्टैंड करता है, वो सारी बातें कवर करी हैं। अब आपको एक अच्छा सा अपना आंसर लिखना है और आंसर लिखने के बाद में मतलब ओवरऑल एक आंसर मैंने आपको तैयार करके दे ही दिया है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पर इसको लिखने की, प्रेजेंट करने की कोशिश करना और उसके बाद में आप लोग टेलीग्राम पर शेयर करना उस आंसर को। चलो फिर आगे आते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर एडिटोरियल पर। यह एडिटोरियल बात करता है रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग क्रिमिनल्स। तो रिसेंटली यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्ट को लेकर आया गया था, है ना, तो उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल के भी सारे इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। हम लोग बात करने वाले हैं क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 के बारे में। तो ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 है ना, ये यहाँ पर आ चुका है फोर्स में, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर अप्रैल 2022 में क्या होता है, हमारी जो पार्लियामेंट है वो इसको आगे पास करती है। अब होता यहाँ पर यह है कि आपने जैसा इसके नाम से ही पढ़ा है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, जो भी क्रिमिनल्स हैं, जो भी अपराधी हैं ना, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ डेटा, उनका कुछ डेटा जो है कलेक्ट कर कर रखा जाएगा, ताकि यहाँ पर उन क्रिमिनल्स का एक डेटा रखा जाए ताकि बाद में यहाँ पर उनको आराम से पहचाना जा सके। मैं आपको आगे समझाऊंगा एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है मुद्दा पूरा। तो ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 है ना, ये आया है पुराने वाले एक्ट को रिप्लेस करके। पुराना वाला कौन सा एक्ट है? पुराना वाला एक्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने का लॉ है, इसको रिप्लेस करके एक नया कानून आपको ये देखने को मिल जाता है। अब ये करता क्या है, जो नया वाला एक्ट है ना, ये एक लीगल सैंक्शन, एक लीगल पावर देगा पुलिस को, ताकि पुलिस फिजिकल और बायोलॉजिकल जो सैंपल्स है कॉन्विक्ट के वो कलेक्ट कर सके। यानी कि मान लो कोई दोषी है या फिर किसी को यहाँ पर अभी क्राइम्स के एक्यूज़ किया गया है, दोषी है, अपराधी है, तो उसका फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल कलेक्ट करने की पावर इस एक्ट के तहत पुलिस के पास में आ जाती है। अब जो पुलिस है ना, वो क्या करेगा, इस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो सीआरपीसी है 1973 का, इसका सेक्शन 53 और सेक्शन 53A के अकॉर्डिंग जो पुलिस है वो यहाँ पर डेटा को कलेक्ट कर सकती है। ये बात यहाँ पे रखी जाती है। अब जो डेटा है वो कौन सा कलेक्ट किया जाएगा, मतलब कोई अपराधी है उसका कौन सा डेटा आखिरकार कलेक्ट करेंगे, तो इसमें फिंगरप्रिंट हो सकता है ना, यानी कि उंगलियों के निशान हो गया, आपका पूरा हथेली का निशान हो गया, पैर का निशान, फुटप्रिंट इंप्रेशंस हो गए, फोटोज़ हो गए, रेटिना स्कैन हो गया, ठीक है, मतलब आंखों का स्कैन हो गया, बायोलॉजिकल सैंपल्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें, बिहेवियरल एटीट्यूड हो गया, उसका सिग्नेचर हो गया, उसकी हैंड राइटिंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी जा सकती हैं। ये सारा डेटा जो है ना कलेक्ट करके रखा जा सकता है, ऐसा आप लोग कह सकते हो। क्लियर हो गई ये बात। इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत जो दोषी है, जो भी यहाँ पर अपराधी है, उसका ये सारा डेटा कलेक्ट करके रखा जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, सर ये डेटा रखेंगे कहाँ पर, कौन रखेगा, तो वो है NCRB, दैट इज़ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसका खुद काम है क्राइम को लेकर, जो भी पूरे सालाना के अंदर क्राइम हुआ है पूरे साल के अंदर में, उसको लेकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है ना, यही क्या करेगा, इस डेटा को स्टोर करेगा अपने पास में, उसको प्रोटेक्शन देगा। और आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी अपराधियों का डेटा लिया जाएगा ना, वो डेटा 75 साल तक रखने वाले हैं। 75 साल के बाद उस डेटा को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो 75 ईयर्स तक जो भी रिकॉर्ड्स रखा जाएगा, जो भी रिकॉर्ड्स मैनेज किया जाएगा, वो NCRB ही करेगा। क्लियर बात हो गई। चलो आगे आते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि सर पुराना वाला एक्ट हमारे पास में ऑलरेडी था, तो अब इस वाले नए वाले की क्या ज़रूरत पड़ गई। देखो यहाँ पर मैं आपको इसको समझाता हूँ। पुराना वाला एक्ट हमारे पास में ऑलरेडी था, लेकिन पुराना वाला एक्ट इतना डिटेल में यहाँ पर बात नहीं करता था, दैट इज़ वाई इस नए वाले एक्ट को लेकर आया गया। अब मान लो कोई दोषी है, कोई क्रिमिनल है, अपराधी है, बेसिकली कोई क्रिमिनल आपको देखने को मिलेगा। तो वो जो क्रिमिनल है ना, उसने कोई क्राइम किया। अब मान लो क्राइम करने के बाद में क्या हुआ, वो छोड़ दिया गया, लेकिन उसका डेटा, जितना भी जो मैंने आपको डेटा बताया, वो डेटा कलेक्ट करके रख लिया गया है। अब मान लो वो दोबारा कोई अपराध करता है, तो दोबारा अपराध करेगा ना, तो उस डेटा से मैच कर लेंगे, हाँ यार ये वही क्रिमिनल है जिसने यहाँ पर पहले भी अपराध किया था, ठीक है ना। तो उनका डेटा यहाँ पर रखा जाएगा ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके आराम से। क्लियर हो गई बात।
अब पुराने वाले एक्ट, मैंने आपको बताया पुराने वाले एक्ट को रिप्लेस करके नया वाला आ गया है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आगे आते हैं, क्योंकि जो पहले वाला एक्ट था, पहले वाले एक्ट में ज़्यादा कोई ऐसे प्रोविज़न नहीं थे। अब दूसरे वाले में काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ा दी गई हैं कि भाई ये भी और ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाएगी, जो कि मैंने अभी आपको बता ही दी ऑलरेडी। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि सर ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस यहाँ पर पहला यह है कि इसके अंदर मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये जो एक्ट है ना, कुछ मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करेगी सारे के सारे डेटा को, रिकॉर्ड को कैप्चर करने के लिए। क्लियर हो गया? फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, इन सबको यहाँ पर कैप्चर करने के लिए एक मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। प्लस जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है, एक डेटा स्टोर रहेगा तो यहाँ पर क्रिमिनल्स को पहचानने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। साथ ही साथ में जो इन्वेस्टिगेशन है, जो तहकीकात है ना, वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। किसी ने दोबारा क्राइम किया है तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होगा, क्योंकि हमारे पास में प्रॉपरली पहले से ही डेटा एक अवेलेबल होगा। तो इन्वेस्टिगेशन एफिशिएंट रहेगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। अब यहाँ पर बात ये आती है कि बहुत सारे इश्यूज़ भी बताए जा रहे हैं इस लॉ के अंदर। यहाँ पर इसका मिसयूज़ हो सकता है, इसके अंदर कुछ दिक्कतें हैं। ओपोजिशन ने यहाँ पर कुछ दिक्कतें दर्शाई हैं। वो दिक्कतें, वो इश्यूज़ क्या हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, यानी प्राइवेसी का हनन आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे लोगों के पास में राइट टू प्राइवेसी उनका एक फंडामेंटल राइट है। अब ये सारे के सारे जो क्रिमिनल्स हैं, इनका डेटा रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं इनकी जो प्राइवेसी है वो ब्रीच हो रही है, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है ना? प्लस यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर ऐसा प्रोविज़न है कि मान लो कोई प्रोटेस्टर है, कोई प्रदर्शन कर रहा है, जो कि किसी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के अंदर इंगेज है, वो प्रदर्शन कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसका भी सैंपल कलेक्ट करके रखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेसी का फंडामेंटल राइट है ना, वो यहाँ पर ब्रीच हो रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। दूसरा स्टेटमेंट दिया जाता है, दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम बताई जाती है, वो है एम्बिगियस प्रोविज़न। अब एम्बिगियस प्रोविज़न का मतलब क्या है? देखो, जो 1920 का आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट है, उसको रिप्लेस करके यहाँ पर इसको लेकर आया गया है। तो यहाँ पर ना बायोलॉजिकल सैंपल एक वर्ड दिया गया है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि बायोलॉजिकल सैंपल भी ले लिए जाएंगे। तो बायोलॉजिकल सैंपल को प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं किया गया है इसमें। यहाँ पर जो ब्लड है वो भी लिया जा सकता है, हेयर है वो भी लिया जा सकता है, डीएनए का सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर बोला गया, तो क्योंकि प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ये सारी चीज़ें भी ली जा सकती हैं। और आपको पता होगा कि किसी का ब्लड लेना या किसी के मतलब किसी क्रिमिनल का ब्लड लेना, उसका डीएनए का सैंपल कलेक्ट करना, उसके लिए यहाँ पर पहले एक रिटन परमिशन चाहिए होती है मजिस्ट्रेट की। लेकिन यहाँ पर ऐसे ही एज इट इज़ पावर दे दी गई है पुलिस को कि वो बायोलॉजिकल सैंपल भी ले पाएंगे। तो दूसरा यहाँ पर कंसर्न ये देखने को मिला। तीसरी प्रॉब्लम नज़र आती है अनअवेयरनेस अमंग डिटेनीज़, यानी कि जिनको भी डिटेन किया गया है, कस्टडी में लिया गया है ना, उनके सैंपल्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान में एक बात ज़रूर से रखनी है। वो बात क्या ध्यान में रखनी है कि मान लो कोई एक्यूज्ड है, कोई दोषी है जिसने ऑफेंस किया है, लेकिन जिसने वेमेन, महिला या बच्चों के खिलाफ ऑफेंस किया होगा ना, उन्हीं का डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसे दोषी देखने को मिलेंगे जिन्होंने महिला या बच्चों के खिलाफ कोई ऑफेंस नहीं किया है, तो वो यहाँ पर मना भी कर सकते हैं कि भैया मैं अपना सैंपल नहीं दूंगा, वो मना भी कर सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन होगा क्या, उनके पास में अवेयरनेस नहीं है कि हाँ हम लोग मना कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनका डेटा ले लिया जाएगा। अब उनका डेटा लेने के बाद में अगर पुलिस से पूछा जाएगा तो यहाँ पर पुलिस ये कहेगी कि देखो, ये जो डिटेनी है, यानी जिसको कस्टडी में लिया गया है, उसी की खुद की मर्जी थी, उसके कंसेंट से लिया गया है, हमारा इसमें कोई लेना देना है नहीं। तो यहाँ पे लोगों के अंदर, डिटेनीज़ के अंदर इतनी अवेयरनेस भी नहीं देखने को मिलेगी। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक और इशू नज़र आता है। आई होप आपको यहाँ पर ये क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है, ज़िंदगी भर याद रखोगे। चलो मैं आपको इसके जो पॉइंट्स है थोड़े से वो रिवाइज़ करवा देता हूँ। पहला, यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या क्या रिकॉर्ड रखा जाएगा इसके अंदर, जो आपके फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, उसके बाद में हथेलियों का प्रिंट जो हो गया, आंखों का आइरिस और रेटिना स्कैन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड करके रखी जाएंगी। अब किस किस का रिकॉर्ड रखा जाएगा कि कोई भी क्रिमिनल, मतलब किसी भी क्रिमिनल केस में जो दोषी साबित हुए अपराधी हैं, क्रिमिनल केस में जो गिरफ्तार आरोपी हैं, उनका रिकॉर्ड यहाँ पर लिया जाएगा इसके अंदर। अब किसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, किसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर जो राजनीतिक बंदियों का कोई रिकॉर्ड नहीं लिया जाएगा। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो कि कोई मामला है, किसी मामले में 7 साल से कम की सज़ा है, या फिर महिला या बच्चे से जुड़ा अपराध नहीं है, तो उसमें भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यह रिकॉर्ड नहीं लिया जा सकता। उसको मजबूर नहीं करोगे आप रिकॉर्ड लेने में, ठीक है ना। फिर उसके बाद में मैंने आपको ये तो बता ही दिया है ऑलरेडी। फिर यहाँ पर
ये कौन रखेगा रिकॉर्ड, ये मैंने आपको बता दिया था। हाँ, ये पॉइंट एनसीआरबी जो है वो अपने पास में डेटा ये सारा का सारा स्टोर करके रखेगा। वो सारी बातें इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत बोल दी गई हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। अब फटाफट हम लोग अपनी आज के वोकैब्स को देखते हैं। आज के इंपॉर्टेंट वोकेबलरी क्या क्या है। पहला वोकैब आता है एनहिलिएट। एनहिलिएट मतलब होता है डिस्ट्रॉय या मिटा देना। दूसरा एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट मतलब फ्री या मुक्त कर देना। तीसरा फाउंडर मतलब असफल होना, वर्ब है ये, फेल होना। या फिर उसके बाद यहाँ पर आता है कॉन्विल्स। जो कॉन्वेलेसिस आपको देखने को मिलेगा यह है अच्छा हो जाना, इम्प्रूव होना। फिर उसका आता है कैपिटुलेट। तो कैपिटुलेट मतलब हथियार डाल देना या सरेंडर कर देना, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। चलो अब हम लोग आते हैं अपने एक लास्ट आर्टिकल की तरफ, और वो लास्ट आर्टिकल है हमारा बिजनेस पेज का। तो बिजनेस पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, इसने यहाँ पर एक एस्टिमेशन दिया है। देखो ये आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पर ये अंदाज़ा बताया गया है और ये अंदाज़ा हमेशा बदलते रहते हैं। आज ये अंदाज़ा है, कल दूसरा है, परसों दूसरा है, तो ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया, एक अंदाज़ा, एक एक्सपेक्टेशन यहाँ पर दी है कि इंडिया का जो साल 2023 के अंदर जो जीडीपी ग्रोथ है ना वो 7% देखने को मिलेगा। हालांकि ये अंदाज़ा पहले 7.5% था, लेकिन अब इसको कम कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर महंगाई इंक्रीज़ हो रही है, तो जो ग्रोथ है वो भी यहाँ पर कम कर दी गई है। ये फोरकास्टिंग कम कर दी गई है। तो ये किसने किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो यहाँ पर बेसिकली ये आर्टिकल मैंने आपको बताया ताकि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको बता सकूँ। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जब बात आती है तो एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसको 1966 में बनाया गया था। इसके अंदर 68 मेंबर्स हैं। इंडिया भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। 49 मेंबर्स इसमें से एशिया के हैं और पैसिफिक के हैं, और 19 जो है इससे बाहर वाले एरिया के हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है। और इसके अंदर जो शेयर होल्डर है वो सबसे बड़े 5 शेयर होल्डर हैं। यूएस है, चाइना है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिल जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के अंदर है। कोई भी इसके अंदर अपडेट होगा तो प्लीज़ उसको अपडेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा डेटा पुराना आपको नज़र आएगा। अब हम लोग आते हैं अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर की तरफ। प्रीलिम्स का आंसर क्या था, एक सेकेंड रुक जाओ। तो जो आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा गया था, जो GL10 है, ग्रीस लाइटनिंग 10, ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।